नमस्कार विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। और पिछले अध्याय के साथ ही हम लोगों ने लोकतंत्र नामक एक बहुत बड़ी इकाई थी, उस इकाई का समापन कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र नामक जो इकाई थी उसको आपने ठीक से समझ लिया होगा। लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई उसी इकाई में उसका एक भाग के रूप में हम कह सकते हैं एक दूसरा एक प्रकरण हमने लिया आज। प्रकरण मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखा है, अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप। तो कुछ बुक्स में इसको अधिनायकवाद भी लिखा गया है या अधिनायक तंत्र भी इसको आप बोल सकते हैं। इसका अध्ययन हम करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है अपने सिलेबस के अनुसार, लेकिन फिर भी हम आज के इस व्याख्यान में यह समझने का प्रयास करेंगे कि अधिनायक तंत्र क्या है और ये लोकतंत्र से कैसे भिन्न है। तो आज के संपूर्ण जो व्याख्यान है, उस व्याख्यान का जो मेरा उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि आप अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र जो शब्दावली है उसका ठीक से अर्थ ग्रहण कर लें, और इसकी जो समानार्थी शब्दावलियां हैं उनसे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो। मैं व्याख्यान के पहले भाग में आपको अधिनायक तंत्र के जो अर्थ और परिभाषा है और उसकी जो विशेषताएं हैं उससे अवगत करवाऊंगा, और व्याख्यान के लास्ट में एंड में मैं आपको उससे अधिनायक तंत्र से या डिक्टेटरशिप से मिलती जुलती जो शब्दावलियां हैं जिनसे आप कन्फ्यूज रहते हैं और अधिनायक तंत्र के स्थान पर आप उनका प्रयोग भी कर देते हैं, तो उन 2-3 शब्दावलियों से भी अवगत करवाऊंगा कि वो अधिनायक तंत्र से कैसे भिन्न है। तो शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। तो टॉपिक जैसे कि मैंने लिखा है पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखा है, इसको अधिनायक तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेटरशिप। सामान्यतः इसका जो सामान्य अर्थ है हम लोकतंत्र के विपरीत अर्थ के रूप में इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा इसका मैंने बनाने का प्रयास किया है। छोटी सी परिभाषा है वो मैंने बोर्ड पर लिखी है कि कोई व्यक्ति या दल अपने विलक्षण नेतृत्व या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर सांविधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी व्यवस्था कहलाती है। 3-4 चीजें इसमें मैंने फोकस करी हैं। देखिए, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझोगे तो परिभाषा भी समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक तो मैंने लिया विलक्षण नेतृत्व। अधिनायक तंत्र में कोई नेता जब उभर के सामने आता है, कोई लीडर जब हमारे सामने आता है, तो उसका नेतृत्व जो है वो विलक्षण प्रकार का होता है, विलक्षण नेतृत्व। और एक मैंने लिया, या हो सकता है कि उसका नेतृत्व विलक्षण नहीं हो, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन का मतलब आप केवल और केवल सेना से लगाएं कि सेना के बल पर उस राज्य की, उस देश की जो सेना है, उस सेना पर अपना कब्जा स्थापित करके या सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित करके या सेना का प्रयोग करके या अपने आप को उस राज्य में सेना के पर्याय के रूप में दिखाकर सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर, यानी सैन्य संगठन का विश्वास प्राप्त करता है वो, के बल पर सांविधानिक व्यवस्था को धराशायी करके। हो सकता है कि वहां पे जहां पे अधिनायकवादी शासन स्थापित हो रहा हो वहां पे पहले से कोई संवैधानिक प्रक्रिया काम कर रही हो, लोकतंत्र हो, वहां पे लोकतंत्रात्मक शासन हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, सीमित राजतंत्र हो सकता है, कोई भी शासन व्यवस्था हो, वहां पे अधिनायक तंत्र की स्थापना से पहले उसको वो धराशायी करता है, उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको दरकिनार करता है, उसको हटा देता है, संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। देखिए, एक शब्द और है यहाँ पे जिस पे ध्यान देना अपने को, पूर्ण सत्ता। पूर्ण सत्ता का मतलब है सत्ता के जो जितने भी आयाम हैं, सत्ता के जितने भी प्रकार हैं, उन सब पे अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो हमें ध्यान देना है कि अधिनायक तंत्र जो है या अधिनायकवादी जो व्यवस्था है, इसको हम लोकप्रिय रूप से तानाशाही बोलते हैं। तो तानाशाही जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में या तो कोई व्यक्ति हो सकता है जो स्थापित करेगा, और वो व्यक्ति सैन्य संगठन की निष्ठा पर, सेना के दम पर, या कोई दल भी हो सकता है और वो व्यक्ति उस दल का लीडर भी हो सकता है, उस दल की कुछ नीतियां भी हो सकती हैं, और उन नीतियों को सामने रखकर भी वो क्या करता है, संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी कर देता है, और संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके उस राज्य की जो संपूर्ण शासन व्यवस्था है, उसकी जो सत्ता है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ऐसी व्यवस्था का नाम अधिनायकवादी व्यवस्था है। इसी को हम अधिनायक तंत्र के नाम से जानते हैं। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करता है हमारे सामने। लोकतंत्र का बिल्कुल उल्टा है ये, क्योंकि लोकतंत्र में जहाँ अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होती है, और यहाँ पे ये सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता से कोई जनादेश प्राप्त नहीं करता है, नहीं जनता के जो बहुल मत हैं या उनके वोट प्राप्त करता है, बल्कि वो करता क्या है, अपनी विलक्षण नेतृत्व के बल पर, अपनी लोकप्रियता के बल पर वो सैन्य संगठन का प्रयोग करते हुए या अपने दल की नीतियों को क्रांतिकारी बनाते हुए पूर्ण सत्ता पर कब्जा करता है। और संवैधानिक जो व्यवस्था वहां पे चली आ रही है, अगर हो सकता है वहां पे संवैधानिक व्यवस्था नहीं चली आ रही हो, संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर देता है और अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपने विचार, अपने कानून सब लागू कर देता है।
ऐसी शासन व्यवस्था को हम अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय महायुद्ध दोनों के बीच में जो इटली और जर्मनी की जो व्यवस्थाएं थी, वो ठीक से हम अगर इस परिभाषा से देखेंगे तो दोनों ही जो व्यवस्थाएं थी, जो इटली की जो सरकार थी मुसोलिनी की सरकार, और जर्मनी की जो हिटलर की सरकार थी वो सरकार, दोनों सरकारें अधिनायकवादी सरकारें थी। यद्यपि दोनों अलग अलग परिवेश में स्थापित हुई थी, दोनों जब स्थापित हुई हैं तो हो सकता है कि उनके लिए जो एनवायरनमेंट था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो इसमें फिट बैठती हैं। दोनों ही सैन्य संगठन, दोनों ही नेताओं के विलक्षण नेतृत्व था और संवैधानिक सरकार को दोनों ही जगह धराशायी कर दिया गया था। इसी के बल पर ये व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी। तो ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है कि कोई व्यक्ति या दल जल अपनी विलक्षण नेतृत्व और सोच पर सैन्य जो संगठन है उनकी निष्ठा प्राप्त करके संवैधानिक व्यवस्था को, संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था को, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर, एब्सोल्यूट जो पावर है वो प्राप्त करता है, पूर्ण सत्ता प्राप्त कर लेता है और शासन व्यवस्था चलाने लगता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को अधिनायकवादी, अधिनायक तंत्र या तानाशाही वाली व्यवस्था का नाम दिया जाता है। अब हम कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। यद्यपि ये हो सकता है कि अलग अलग देशों में जो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं का मतलब है कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे तानाशाही भी है, कहीं पे अलग रूप से लोकतंत्र है, अलग रूप से तानाशाही है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये संभव है, ये पॉसिबल है किसी भी व्यवस्था में कि वहाँ पे लोकतंत्र हो, लेकिन छद्म रूप से लोकतंत्र का आडंबर दिखाया गया हो और छद्म रूप से वहाँ पे अधिनायकवादी सरकारें स्थापित हो गई हों। ऐसे आपको इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि जो अधिनायकवादी व्यवस्था है ये लोकतंत्र का विपरीत रूप है। इसमें शासन प्राप्त करने के लिए जनता की सहमति प्राप्त नहीं की जाती है। एक बात। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो कुछ जो विशेषताएं हैं वो हो सकता है कि जो जर्मन अधिनायक तंत्र था, जो इटली का अधिनायक तंत्र था, उसमें से निहित थी, कुछ उसमें से नहीं भी हो सकती हैं। तो मैं कुछ विशेषताएं हमें पढ़नी है। पहली विशेषता मैंने बोर्ड पे लिख के रखी है, ये लोकतंत्र का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से जितनी भी शासन प्रणालियां हैं उन शासन प्रणालियों में यही एक शासन प्रणाली इतिहास में रही है जो संवैधानिक नहीं रही है, संविधान के अनुसार ये नहीं रही है। बल्कि जो और व्यवस्थाएं थी, जैसे साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, तो निश्चित रूप से साम्यवादी व्यवस्थाएं भी अधिनायक तंत्र की ओर ले जाने वाली व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्होंने संविधान का सहारा लेकर संविधान के माध्यम से ही ऐसी शासन व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। लेकिन यहाँ पे संविधान को दरकिनार किया जाता है और न कोई नवीन संविधान की व्यवस्था की जाती है। तो एक तो ये लोकतंत्र का विपरीत रूप है निश्चित रूप से। दूसरी विशेषता मैंने लिखी है, राज्य व समाज को समवर्ती मानकर सारी शक्ति राज्य को दे देता है। यानी अधिनायकवादी जो शासक है, अधिनायकवादी जो शासन तंत्र है, वो क्या करता है, देखिए समाज में और राज्य में, देखिए समाज और राज्य दोनों शक्ति के केंद्र होते हैं। निश्चित रूप से जो सरकारों के पास शक्तियां होती हैं तो शक्तियों पे राज्य का नियंत्रण है, समाज का नियंत्रण भी है। समाज अपने आप में जो सरकार की शक्तियां हैं उन पे अपना नियंत्रण बनाए रखता है। अधिनायकवादी व्यवस्था में होता यह है कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों के पास जो नियंत्रण होता है वोट के माध्यम से या और परंपराओं के माध्यम से, रीति रिवाज, संस्कृति के माध्यम से जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण यहाँ पे नहीं होता है। तो अधिनायकवादी व्यवस्था में सबसे पहला काम ये होता है कि समाज और राज्य का अंतर मिटा दिया जाता है और समाज के पास भी जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राज्य के पास चली जाती हैं। समाज की जो नियंत्रणकारी शक्तियाँ सरकार पे, शासन पे होती हैं, वो किसके पास चली जाती हैं, राज्य के पास। तो राज्य व समाज को समवर्ती मान लिया जाता है। राज्य और समाज को इस व्यवस्था में अलग अलग नहीं माना जाता है, बल्कि राज्य और समाज दोनों को मिला दिया जाता है और सारी की सारी शक्तियाँ हैं वो राज्य को सौंप दी जाती हैं। तीसरा मैंने लिखा है, व्यक्ति के प्रति दायित्वों से राज्य को मुक्त कर देता है। देखिए किसी भी तरह की शासन व्यवस्था में राज्य के कुछ दायित्व होते हैं व्यक्ति के प्रति, कि वो व्यक्ति के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करेगा, कुछ नीतियां बनाएगा या कुछ और योजना स्थापित करेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे राज्य है सर्वाधिकार। इसमें तानाशाही वाली व्यवस्था में, अधिनायकवादी व्यवस्था में राज्य की कोई जिम्मेदारी व्यक्ति के प्रति नहीं बनती है, केवल और केवल जिम्मेदारी बनती है वो व्यक्ति की बनती है राज्य के प्रति, कि व्यक्ति है वो राज्य के प्रति, शासन के प्रति, शासक के प्रति अपनी जो सहानुभूति रखेगा, अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। तो इसकी एक तीसरी विशेषता रहेगी। चौथा, इसमें राज्य व शासन के अंतर को मिटाकर सारी शक्तियां शासन को दे देता है। देखिए राज्य व शासन, कुछ शक्तियां राज्य में निहित होती हैं, राज्य का मतलब राज्य के संविधान में निहित होती हैं। तो संविधान में जो, या संविधान या राज्य में जो शक्तियां निहित होती हैं वो सारी की सारी शक्तियां किस में आती हैं, शासन में आती हैं। जो शासक बना होता है उसमें वो सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। और फिर बचता क्या है, बचता है व्यक्ति और शासक।
यानी समाज और राज्य का अंतर यहाँ से विलुप्त हो गए हैं। राज्य और समाज, केवल बचा क्या है, व्यक्ति बचा है और शासन बचा है। और वो शासक है वो व्यक्ति पर मनमाने ढंग से शासन करने लग जाता है। बेसिकली जैसे लोकतंत्र में यहाँ पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो विभेद हैं, शक्तियों का पृथक्करण होता है सरकार के विभिन्न अंगों में, सामान्यतया ये होता है कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में, अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका संबंधी यानी कानून निर्माण संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी सारी की सारी शक्तियां एक ही शासक में, एक ही व्यक्ति में या एक ही संस्था में निहित हो जाती हैं। पांचवा जो मैंने बताया वो बताया कि विरोधियों के दमन को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए ये इसकी बेसिक विशेषता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब अधिनायक तंत्र की स्थापना होगी, तानाशाही की स्थापना होगी, तो संपूर्ण समाज है उसको एकदम से स्वीकार कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इस शासन व्यवस्था के खिलाफ या इसके विरुद्ध कुछ आवाज़ें उठती हैं, और जो तानाशाह शासक है या जो तानाशाह दल है वो ऐसी आवाज़ों को चुप करने में विश्वास रखता है, और वो अपने जो विरोधी हैं या इस तरह की शासन व्यवस्था का जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके दमन का सहारा लेता है। ये इसकी एक और विशेषता है। छठा मैंने बताया आतंक तथा भयभीत करने की सुपरिष्कृत व्यवस्था। इसमें जो तानाशाह बना होता है वो अपने कानूनों के माध्यम से, अपने आदेशों के माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से जनता में या जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में उसको भयग्रस्त कर देगा, ताकि तानाशाह के जो आदेश हैं या अधिनायकवादी शासन के जो आदेश हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, उसका किसी भी स्तर पर विरोध नहीं हो। तो ऐसी ही व्यवस्थाओं में जो शासक बना होता है वो शासक जनता में, आम जन में, उस देश की जो सरकार, जो जनता है उसमें भय के वातावरण का निर्माण कर देता है, और ऐसी विभिन्न जो तकनीक हैं, परिष्कृत तकनीक है, उनको काम में लेता है ताकि जनता भयभीत रहे और शासन के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाए। सातों और जो अंतिम बिंदु मैंने लिखा है वो लिखा है शिक्षा व जनसंपर्क के सभी साधनों पर शासक का एकाधिकार हो जाता है, या शासक वर्ग का, या शासक समूह का, या शासक पार्टी का। तो जो राज्य में महत्वपूर्ण जो जनसंचार के साधन हैं, जिनके माध्यम से जनसंपर्क या जन चेतना या जनमत का निर्माण होता है, उन सभी साधनों पर जो शासक है वो या शासक पार्टी है वो उस पर एकाधिकार स्थापित कर लेती है, ताकि उस शासक के प्रति इन जनसंपर्क के साधनों का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोरी जा सके, और कहीं जनता का जो जनमत है उसको शासक की ओर मोड़ा जा सके, शासक के विरोध में जनता नहीं बोल पाए, और ऐसा माहौल तैयार कर दे शासक कि जनता को ये लगने लग जाए कि वास्तव में जो शासक है वो कोई भी कैसा भी होगा लेकिन वास्तव में जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरह से वो जनसंपर्क के साधनों को, संचार के साधनों को, उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है, और प्रेस सेंसरशिप इसको आप बोल सकते हैं, ताकि जो मीडिया है, प्रेस है, अखबार हैं या अन्य जो माध्यम हैं वो केवल और केवल उस अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की प्रशंसा में लगे रहें, उसको प्रतिस्थापित करने में अपना योगदान दे सकें, उसके विरोध में कुछ आवाज़ नहीं उठा सकें। तो ये एक लक्षण निश्चित रूप से इसमें पाया जाएगा कि तानाशाह बनते ही सबसे पहले वो ये काम कर ले कि कहीं उसके जनमत का निर्माण करने वाले जो उपकरण है समाज में, उनका इस्तेमाल उसके विरुद्ध नहीं हो जाए। अतः वह इस पर नियंत्रण स्थापित करके अपने शासन के प्रति सहानुभूति बटोरने का प्रयास करता है। तो ये 6-7 लक्षण हैं जो अधिनायकवादी व्यवस्था में आपको मिल जाएंगे। अब मैंने अधिनायक तंत्र की इस विशेषताओं के बाद मैंने 2-3 शब्दों को और लिया है इसके साथ में, जो इससे बिल्कुल अलग हैं। हमें देखना है कि ये शब्द हम क्या करते हैं, बहुत बार अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी या तानाशाही जो शासन है उसके पर्याय के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मैंने पहले वाले व्याख्यान में भी बताया है कि चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, कोई भी दो जो शब्दावलियाँ हैं, दो कंसेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं, वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। तो हमें ये समझना नहीं है, हमें देखना है कि जो 3 शब्दावलियाँ मैंने और लिखी हैं ये इसको हम तानाशाही के पर्याय के रूप में या अधिनायक तंत्र के पर्याय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों शब्दावलियाँ हैं, इनका अर्थ भी इसके साथ ही जानना आवश्यक है। पहला मैंने लिखा है पूर्ण सत्तावाद या असीम सत्तावाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। तो पूर्ण सत्तावाद जो है, पूर्ण सत्तावाद या असीम सत्तावाद, पूर्ण सत्ता का मतलब है, पूर्ण सत्तावाद का मतलब ये हो गया कि पूर्ण सत्ता का प्रयोग करना। तो पूर्ण का मतलब एक ये भी समझना हमें अपने आप में कि व्यक्ति के जीवन के जो तमाम परिवेश हैं, तमाम जो आयाम हैं या सारे आयाम हैं, व्यक्ति का धार्मिक जीवन, व्यक्ति का सांस्कृतिक जीवन, व्यक्ति का आर्थिक जीवन, व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों पर पूर्ण सत्ता का प्रयोग करना। पूर्ण सत्ता का मतलब है व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देना और सारे के सारे अधिकार सत्ता के पास निहित रहना। इसको हम पूर्ण सत्तावाद बोल सकते हैं। तो पूर्ण सत्तावाद में हमें ध्यान देना है कि पूर्ण सत्तावाद और अधिनायक तंत्र में अंतर क्या होगा। देखिए, अधिनायक तंत्र एक शैली का नाम है, अधिनायक तंत्र एक शासन व्यवस्था का नाम है जिसके माध्यम से पूर्ण सत्तावाद का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका सहारा लेकर अधिनायक तंत्र जो
अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी जो शासन व्यवस्था है, इसका प्रयोग करते हुए, यानी इन विशेषताओं को अपनाकर शासक वर्ग करता क्या है? शासक वर्ग पूर्ण सत्ता का इस्तेमाल या असीम सत्ता या कंप्लीट पावर्स जो हैं वो जनता पे इस्तेमाल करता है, एक तरफा करता है, जनता को कोई अधिकार नहीं देता है, जनता को उसकी बात सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण सत्ता। तो पूर्ण सत्तावाद का मतलब है शासन के अधिकार असीमित हैं, व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें पूर्ण सत्तावाद और अधिनायक तंत्र में जो अंतर स्थापित करना वो ये करना है कि अधिनायक तंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसके माध्यम से, हमें ध्यान देना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति पर, समाज और राज्य में पूर्ण सत्ता का प्रयोग किया जाता है। और कोई शासन व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से व्यक्ति पर पूर्ण सत्ता का प्रयोग होता हो। जैसे लोकतंत्र की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र के माध्यम से जनता पे पूर्ण सत्ता का प्रयोग हो रहा हो, नहीं होगा पूर्ण सत्ता का प्रयोग। व्यक्ति के कुछ अधिकार रहेंगे लेकिन यहाँ पे कोई अधिकार नहीं रहेंगे। दूसरा शब्द मैंने कहा लिया सर्वाधिकारवाद। देखिए सर्वाधिकारवाद और तानाशाही का अगर हम अंतर स्पष्ट करेंगे, पहले तो आप ये समझ लें सर्वाधिकारवाद जो शब्द है इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है टोटलिटेरियनिज्म। तो सर्वाधिकारवाद जो है, सर्वाधिकार और तानाशाही जो व्यवस्था है इसमें केवल एक अंतर है और मोटे तौर पर आप इस अंतर को आप समझ लें। देखिए जो मुख्य अंतर है वो ये है कि सर्वाधिकारवाद में क्या होता है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति के जीवन के विविध जो आयाम हैं उन पर सत्ता का प्रयोग होता है। व्यक्ति का चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन हो, धार्मिक जीवन हो या किसी भी आर्थिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो, जीवन के विविध आयाम हैं उन पर, संपूर्ण पर शासक का या शासक पार्टी का नियंत्रण स्थापित होता है। संपूर्ण जो देश है या जो राज्य है उसकी जो प्रजा है उस पर, उसको एक ही चश्मा से देखा जाता है और उसके जीवन पद्धति को एक ही सांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। ये जो अभिव्यक्ति है इसको हम बोलते हैं सर्वाधिकारवाद। तो ये निश्चित है कि सर्वाधिकारवाद में क्या होता है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति के जीवन के विविध जो आयाम हैं उन पे, सभी आयामों पर शक्ति प्रयोग करने की जो नियंत्रण करने की जो ताकत है वो किसके पास रहेगी? अधिनायकवादी व्यवस्था के पास रहेगी। देखिए तानाशाही में क्या हो रहा है, आप ध्यान देना, तानाशाही में केवल व्यक्ति के जो राजनीतिक अधिकार हैं या व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन है उसी को नियंत्रित किया जाता है, यानी राजनीतिक रूप से उस पर शक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन सर्वाधिकारवाद में तो न केवल उसके राजनीतिक पक्ष पे, राजनीतिक जीवन में उसकी उस पर शक्तियों का बेजा इस्तेमाल होता है, बल्कि उसके धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह के जो जीवन है उसको नियंत्रित किया जाता है। अब इन दोनों में संबंधों को समझें हम, अधिनायक तंत्र में और सर्वाधिकारवाद में अंतर क्या है। देखिए ये बात निश्चित है, जहां पे सर्वाधिकारवाद होगा निश्चित रूप से वहां पे तानाशाही होगी। सर्वाधिकारवाद को प्राप्त करने के लिए, लागू करने के लिए निश्चित रूप से तानाशाही या अधिनायकवादी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जहां पे तानाशाही हो वहां पे सर्वाधिकारवाद भी हो, जहां पे तानाशाही हो वहां पे सर्वाधिकारवाद भी हो। अगर हम देखेंगे कि जो तानाशाही, जो अधिनायक तंत्र जर्मनी और इटली में था, तो विशेष रूप से जर्मन जो सर्वाधिकारवाद था वो सर्वाधिकारवाद था, वो व्यक्ति के जीवन के सांस्कृतिक, धार्मिक सभी तरह के जो राइट्स थे उन पे अंकुश लगाए हुआ था। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ पे तानाशाही होगी वहाँ पे सर्वाधिकारवाद भी होगा। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, तो जनरल मुशर्रफ का जो शासन था वो तानाशाही शासन बोलेंगे उसको, हम सर्वाधिकारवाद नहीं बोल सकते, क्योंकि केवल राजनीतिक रूप से व्यक्ति पे शक्तियों का प्रयोग किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्थाएं हैं, इस जो तानाशाही की व्यवस्था है, ये मोटे तौर पर जो साम्यवादी वाले देश हैं, साम्यवादी सरकार के माध्यम से जहाँ पे तानाशाही फैली हुई है उन्हीं देशों में पाया जाएगा। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तीसरा मैंने एक शब्द और लिखा है यहाँ पे अंतर के दृष्टिकोण के हिसाब से, स्वेच्छाचारी शासन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो स्वेच्छाचारी शासन में और तानाशाही में जो मुख्य फर्क है वो ये है कि स्वेच्छाचारी शासन में जो शासक है वो मनमाने ढंग से शासन करता है। वो शासन आतताई हो सकता है ठीक भी हो, लेकिन इसमें शासन जो होगा स्वेच्छाचारी शासन में, ऑटोक्रेसी में, वो एक व्यक्ति का शासन होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की तरह बात कर लूँ आपसे, तो जो रॉबर्ट मुगाबे का शासन है जिम्बाब्वे में, वो इस तरह के शासन को हम स्वेच्छाचारी शासन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोटे तौर पर अगर नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, किम जोंग की भी, तो उसको भी हम स्वेच्छाचारी शासन बोल सकते हैं। लेकिन स्वेच्छाचार जहाँ पे होगा वहाँ पे निश्चित रूप से अधिनायक तंत्र के लक्षण विद्यमान रहेंगे। तो मैं आज के इस व्याख्यान में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इस व्याख्यान को ठीक से समझा होगा, अधिनायक तंत्र की विशेषताओं को जाना होगा और अधिनायकवाद से मिलती जुलती जो टर्म्स हैं उनका अंतर भी आपने यहाँ पे स्पष्ट कर लिया होगा।
आज के इस व्याख्यान में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।